नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देश के कई हिस्सों में दिल्ली की चर्चा है, अलवर की चर्चा है, खरगोन पर बहस छिड़ी हुई है। दंगे और बुलडोजर वाले बवाल की वजह से सियासी बयानबाजियां जमकर हो रही हैं। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि देश में मुसलमान हिंदुत्व सरकार के रहमो करम पर जी रहे हैं। ये हालात आने वाले दिन में बेहतर नहीं होंगे, लेकिन मुसलमानों को निराश होकर झुकना नहीं है। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि बीजेपी ने मुस्लिमों के खिलाफ देश में जंग छेड़ दी है। उनका इशारा देश के तमाम हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर था। ओवैसी के मुताबिक जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां मुस्लिमों को टारगेट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वो तमाम ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 दिन पहले ओवैसी ने ट्विटर से ही धमकी देने का काम भी किया। उन्होंने लिखा कि अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा? अब आप समझिए, ये जो 20 करोड़ के खांचे में जिन हिंदुस्तानियों को डालने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो हिंदुस्तानी होने से कुछ कम है क्या? इन 20 करोड़ लोगों को एक अलग सांचे में रखने का ये कौन सा उद्देश्य असदुद्दीन ओवैसी हित अपना साधना चाह रहे हैं? वो मुसलमानों को क्या भड़का रही हैं? एक सवाल भर है। ओवैसी ये कहते हैं कि देश में बुलडोजर नाम का कानूनी सिस्टम चल रहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप लोगों को डरा या धमका सकते हैं। इसका इस्तेमाल हिंदुत्व सरकार कर रही है, यानी बीजेपी सरकार को हिंदुत्व सरकार की एक श्रेणी में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। ओवैसी के मुताबिक मुसलमानों को सामूहिक दंड दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के भड़काऊ बयान का मकसद केवल सियासत को चमकाना है? हिंदुत्व सरकार की वो बात करके ओवैसी किसे डराना चाहते हैं? देश में हर तबके का विकास हो रहा है। सड़क बनती है तो ऐसा नहीं किसी हिंदू के लिए बन रही है, उसमें मुसलमान भी चलता है। अगर सरकार आवाज देती है तो वो मुसलमानों को भी देती है, हिंदू को भी देती है, सिख को भी देती है, ईसाई को भी देती है। लेकिन इसके बावजूद क्यों ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की समाज में कोशिश की जा रही है कि विकास किसी और के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमानों के लिए एक एजेंडे के साथ हिंदुत्व वाली सरकार काम कर रही है। आज इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करेंगे हम के शर्मा जी का। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं। शांतनु लेखक हैं पेशे से और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर जितने वाद विवाद हुए हैं उस पर अपनी एक खास किस्म की राय भी रखते हैं। और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अलीमुद्दीन असादी थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे और एआईएमआईएम की ओर से पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं उनका भी आपसे तारुफ करा देती हूँ। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली अध्यक्ष कलीम उल हाफिज हमारे साथ जुड़ गए। चलिए, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, मुझे तो लगता था कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर लोकतंत्र के दायरे में देश के द्वारा चुनी हुई एक सरकार है, लेकिन अभी अभी एक नई परिभाषा मुझे मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि देश में हिंदुत्व सरकार है। देखिए मीनाक्षी जी, सच तो ये है कि जितने भी बयान पिछले दिनों में ओवैसी जी ने दिए हैं उसके पीछे उनका एक खास मकसद है। मकसद उनका जो है एक वर्ग विशेष को भड़काना, उसको उनके अंदर उन्माद पैदा करना, समाज में जहर फैला देना और उसके बीच वो अपने वोट बैंक को ढूंढ रहे हैं। आपने अभी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, लगातार वो भड़काऊ बयान देते गए, लगातार भड़काऊ बयान देते गए और इस तरह से जहर बोने की कोशिश किया था वहां पर। लेकिन मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, उसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों को मैं इसका बधाई दूंगा। किसी ने भी इस ऐसे जो है कट्टरपंथी व्यक्ति की बात पर नहीं आए। वो इनकी बातों को पूरी तरह से बेदखल खारिज कर दिया, खासकर मुस्लिम समाज ने भी किया और ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाया कि तुम्हारी कट्टरपंथी सोच, तुम्हारी जहरीली सोच
और जो वोट बैंक की तुम राजनीति की बात लेके चल रहे हो इस जहरीली सोच से, हम उसको नहीं आने देंगे। मैं आज भी कहूंगा इस देश के मुस्लिम भाइयों के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके लिए बहुत बड़ा आज चुनौती है कि ऐसे माहौल में जब ऐसे जो लोग जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो उतर रहे हैं और ऐसी जहरीली भड़काऊ बयान, मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं है, जो घटना नहीं है उसको भी, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसके समर्थन में खड़े हैं। आपने इनका इतिहास देखा, आतंकियों को कानूनी सहायता देंगे, जिहादियों का समर्थन करेंगे, ये सारे काम करते रहे। तो मैं आज कहता हूं कि जो बहुत बड़ी चुनौती एक मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग पर है कि वो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मानसिकता के लोगों का बहिष्कार करें, इनकी जो है विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाएं और समाज को बचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कलीम साहब, मुझे एक बात बताएं, ये इस देश में कब से होने लगा ये हिंदुत्व वाली सरकार इस देश ने ही चुनी है, इस देश के नागरिकों ने ही चुनी है, और इस देश के हिंदुओं ने भी चुनी है, इस देश के मुसलमानों ने भी चुनी है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों ने भी इस देश के लिए एक हिंदुत्व सरकार चुन ली है? वो ये कह रहे हैं कि रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मुस्लिम। ये क्या है? देखिए मीनाक्षी मैडम, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एक रोहित चोपड़ा ने scroll.in में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का हेडिंग है हाउ क्रेडिबल इज द क्लेम दैट इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए जेनोसाइड अगेंस्ट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स। उसमें वो ये उस आर्टिकल में डिटेल आउट करते हैं और उसमें वो ये बात कहते हैं कि जनवरी में जो जेनोसाइडल वायलेंस के एक्सपर्ट हैं मिस्टर ग्रेगरी स्टैंटन, वो एक प्रेडिक्शन देते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही जल्दी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार होने वाला है। अच्छा। और उनके आर्टिकल के बाद लोगों में, उसी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें इस बात की तशवीश होती है क्या हिंदुस्तान में ऐसे हालात हैं। तो रोहित चोपड़ा उनकी प्रेडिक्शन पे ये लिखते हैं कि इस वक्त जो माहौल है हिंदुस्तान का वो उनकी प्रेडिक्शन को सही करता है। और जिस तरह से एक मुस्लिम होना यहाँ पे एक अपराध हो गया है, हिंदू मोब्स मुसलमानों का लिंच कर रहे हैं, मुस्लिम बिजनेसेस और मुस्लिम ओन्ड रेजिडेंसेस का जो हिंदू विजिलेंटे जिस तरह से अपोज कर रहे हैं, और जो तलवारें लहराई जा रही हैं, पिस्टल लहराए जा रहे हैं, खुलेआम सरकार की के साथ और पुलिस के साथ ये काम हो रहा है। और वो ये भी लिखते हैं कि गिवन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल नेशनल अपोजिशन और पुशबैक बाय सिविल सोसाइटी, यानी कि ना तो अपोजिशन पार्टी इस पे कुछ कह रही है ना सिविल सोसाइटी कुछ उस पे कह रही है। कलीम जी, तो मुझे इस बात तरह के जो हालात बन गए हैं, और लास्ट में वो ये लिखते हैं फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। मैं किसी रोहित चोपड़ा के आर्टिकल पर तो मैं नहीं सवाल खड़े कर रही, क्योंकि जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो कई आर्टिकल ऐसे हैं अपनी अपनी प्रेडिक्शन और अपनी अपनी समझ के अनुसार लिखे जाते हैं। सुनिए ना कलीम जी, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मुझे अब एक काउंटर सवाल का मौका दें। सुन रही है, आप बोल रही हैं? नहीं, मैं अब आपसे सवाल पूछ रही हूं। अरे आपने पूरी कहानी तो मुझे बता दी, उस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। करने दीजिए आप, मैं शर्मा जी के बीच में नहीं बोला। नहीं, अरे मैं आप ही को वापस जवाब देने का मौका दे रही हूँ कलीम जी। कलीम जी, मैं आपको सुनूंगी, मैं आप ही से सवाल पूछिए, आप मुझे फिर जवाब दीजिएगा। कोई रोहित चोपड़ा किसी फलाने की प्रेडिक्शन के ऊपर कोई आर्टिकल लिख देता है, क्या किसी प्रेडिक्शन के आधार पर यह तय होगा कि इस देश में किसके साथ क्या हो रहा है? कोई प्रेडिक्शन के आधार पर तय होता है? ये कब से होने लगा कलीम जी? हाँ, तो आप खरगोन में सुनिए मेरी बात, फिर आप वापस जवाब दीजिएगा। खरगोन में जो डिमोलिशन हुआ, चलिए मैं आपको अरे मैं तो आपको कोर्ट का आंकड़ा दे रही हूँ सर, मैं किसी के प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं बोल रही हूँ। जो कोर्ट में एफिडेविट्स आते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप गलत बयानी कर रही हैं। अच्छा, बैरिस्टर साहब ने यह कहा है कि मुसलमानों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए,
और न इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए। ये काली रात है, ये लंबी रात है, इसकी सहर जरूर होगी। तो मुसलमान बैरिस्टर साहब ने तो उम्मीद दिलाई है। रोहित चोपड़ा ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादियों ने जो टेरर बनाया हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में आतंक का माहौल बनाया और उसमें सरकारें शामिल हैं, इस आर्टिकल पे बैरिस्टर साहब उम्मीद जगा रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपकी उलट बात कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुकाबला करो और ये काले बादल भी छटेंगे। बीजेपी आप अपने प्रोग्राम में उन्हें डिफेंस पेश कर रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम। नहीं नहीं, ये क्या है सर? नहीं कलीम जी, क्या कीजिए अब आप इसे भाषण का मंच बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको भाषण का मंच भी प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन ये भाषण का मंच नहीं, ये डिबेट है। सुनिए ना कलीम जी, अब नहीं, आप धारा प्रवाह बोलते जाएंगे, हम या बाकी तीन और प्रवक्ता सुनने के लिए नहीं बैठे। अरे कौन रोहित चोपड़ा क्या आर्टिकल लिख रहा है, किसके प्रेडिक्शन पर लिख रहा है? क्या केवल एक आर्टिकल पर मैं ये तय कर लूंगी कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम। आप डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉर? आप जंग की बात समझते हैं? डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम का क्या मतलब होता है? एक से मोडस ऑपरेंडी में मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। कौन से मोडस ऑपरेंडी? डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है अगेंस्ट मुस्लिम तो क्या है? यानी जी अच्छा, अब मुझे बताइए खरगोन के मामले में सुनिए, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोर्ट की बात करती हूँ। कलीम जी प्लीज हैव पेशेंस टू एटलीस्ट लिसन। केवल सुनने की थोड़ी सी क्षमता दिखाएं कलीम जी। मैं किसी की प्रेडिक्शन पर अब नहीं जाती हूँ। जो कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल ने जो हलफनामा रखा, मैं उसकी बात करती हूँ। चलिए मैं तथ्यों की बात करती हूँ। खरगोन में जो डिमोलिशन हुए, गिराए गए, जो वहां पर बुलडोजर चले। कलीम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीसीआर आवाज जा रही कलीम जी तक मेरी? हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। अब कलीम जी मुझे बताएं कि जितने डिमोलिशन हुए उसमें 88 हिंदू परिवार इफेक्ट हुए। 88 इज द नंबर। 26 मुस्लिम परिवार इफेक्ट हुए। क्या खरगोन के हिंदू समुदाय ने खड़े होकर यह कहा कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज? अब आपकी आवाज चली गई मैडम। हाँ आवाज चली गई है, आपकी आवाज चली गई। राजस्थान में 300 साल पुराना एक मंदिर ढहा दिया गया। हिंदू ने खड़ा होकर तो नहीं बोला कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम। 88 हिंदू परिवारों को दुख झेलना पड़ा डिमोलिशन होने पर। हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज। मैडम मैं अब आपको जवाब दे दूं? हाँ बोले। फिर आवाज चली गई जी। चलिए देखिए आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है टेक्निकल ग्लिच। आप अपनी बात रखिए। वो जनवरी में ढाए गए, उसका वायलेंस से कोई रिलेशन नहीं था। वो जो वायलेंस जहां पे हुआ, जहां पे हिंदुत्ववादी गुंडों ने मस्जिद के सामने जो तांडव किया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और मुसलमानों को भड़काकर उनके साथ जो उनके भिड़ंत हुई, उसके बाद जो पनिशमेंट के तौर पर जो सरकार ने उनको बुलडोजर भेजा, वो बुलडोजर में और जो जनवरी का जो बुलडोजर था दोनों में फर्क है। ये बुलडोजर मामा बुलडोजर था और जिस तरीके से बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस तरीके से इन्होंने खरगोन में चलाया। सेम पैटर्न इन्होंने जहांगीरपुरी में किया। जहांगीरपुरी में जब हिंदुत्ववादी रेडिकल्स ने एक मस्जिद के सामने तांडव करके जब माहौल को खराब कर दिया, मस्जिद पे अटैक करके जब वहां के लोगों ने अपने दिफा में इन पे भी पत्थर फेंके और जब वायलेंस हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी पर जो एमसीडी ने जो दमनात्मक कार्रवाई करी, जो कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, हम उसके खिलाफ है। हमने इसलिए कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब आप आइए, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। गुप्ता जी मुझे नहीं पता था, शांतनु गुप्ता मुझे नहीं पता था कि गुप्ता जूस कॉर्नर चलाने वाले गुप्ता मुसलमान है। मुझे नहीं पता था वो पान की दुकान चलाने वाले झा साहब वो भी मुसलमान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। बताइए एमसीडी ने। शांतनु गुप्ता से मेरा सवाल है कलीम जी, आपने अपनी पूरी बात रख ली। अलवर में भी शांतनु गुप्ता की आवाज है। कलीम भाई मेरा नाम शांतनु है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बड़ा दुख होता है मुस्लिम समुदाय के लिए कि उनको आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मिले हैं। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद बहुत जाना होता है मेरा काम से, और ओल्ड सिटी हैदराबाद में पिछले 15-20 साल से नोटिस कर रहा हूँ। जैसा आप बताइए रोहित चोपड़ा ने लिखा है, जल्दी से ऐसा कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे अभी कलीम जी की आवाज में बारी बारी से सबकी आवाज आए, प्लीज। शांतनु बोल रहे हैं, अभी कलीम जी सुनने का धैर्य रखें। मैंने कहा ना, ये भाषण का मंच नहीं, सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे। शांतनु अपनी बात रखें। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद, मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद कि वो गलत बयानी करते हैं टीवी पे आकर। आप वहाँ की दशा देखिए, वहाँ की दशा देखिए, वहाँ एएमएम के एमएलए हैं, एम के एमपी हैं, वहाँ की वैसी दशा है, बुरी दशा है। केवल उनकी राजनीति है हिंदुओं के खिलाफ भाषण दो, भड़काऊ भाषण दो, और उसी राजनीति से वो चुनाव जीतते हैं। मैं कुछ आंकड़े देता हूं। देश में करीब 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अगर आप स्वच्छ भारत की स्कीम देखें, जो टॉयलेट मिले हैं वो कम से कम 28 से 30% मुसलमान समुदाय के लोगों को मिले हैं। जो गैस के कनेक्शन मिले हैं वो 30% से ज्यादा लोगों को मिले हैं। जो आवास मिले हैं प्रधानमंत्री में वो 30% से ज्यादा मुसलमान समुदाय के लोगों को मिले हैं। मीनाक्षी जी, आप अपने आप देखिए, आप अपने आप देखिए, पुरानी पत्रकार हैं, चाहे देखिए आप कलीम जी प्लीज, यहाँ आतंकवाद क्यों फैला रहे हैं? कलीम जी प्लीज, आपको सड़कों में भी आतंकवाद, जिसकी बारी है वो बोले। बेहतर लगता है, डिबेट का ये कायदा होता है। तथ्य रखूंगा, आप उसके बाद बोलिएगा। अच्छा, लेकिन आज अच्छा शांतनु जी, अगर सरकार ने ये दे भी दिया, अगर सरकार ने ये दे भी दिया, तो मैंने एक बार ओवैसी साहब से ये सवाल पूछा कि इतना कुछ तो दिया है सरकार ने, तो उन्होंने इसके काउंटर में ये कहा कि सरकार ने कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया, ये तो सरकार को करना ही है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन सरकार एक पैटर्न के तहत हम पर हमला कर रही है। सरकार ने कोई एहसान नहीं करा। पहले हमने राजीव गांधी का स्टेटमेंट भी सुना है कि जब 1 रुपए चलता था 15 पैसे पहुंचता था। अब नरेंद्र मोदी के खाते से 1 रुपए चलता है, मतलब सरकार के खाते से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है, और उसमें से मुसलमानों को, अपनी जनसंख्या से ज्यादा लोगों को फायदा मिला है। आप किसी बड़े क्षेत्र में देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर देख लीजिए, आप जर्नलिस्ट देख लीजिए, आप राष्ट्रपति, क्रिकेटर, बॉलीवुड, कोर्ट, लीगल फैटर्निटी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मीनाक्षी जी जहां अगर मुसलमान काबिल हो, जहां मुसलमान काबिल हो और ना पहुंचाओ, तो मेरे ख्याल से कलीम जी आप डिबेट खराब कर रहे हैं। आप सड़कों पे कलीम जी की आवाज थोड़ी देर पीसीआर रिक्वेस्ट ना आए, सब अपनी अपनी बारी पर बोले, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। है ना, आप सड़कों पे भी दंगा करते हैं, यहाँ पे दंगा कर रहे हैं। मुझे दो बातें और कहने दीजिए, 2 बातें और कहने दीजिए। देखिए, पत्थर, पेट्रोल बम और विक्टिम कार्ड, ये तीनों एक ही छत पे नहीं हो सकते। मैं तो आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को भी पढ़ने भेजिए, उनको विक्टिम कार्ड मत थमाइए उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट उनको पढ़ाइए तो एम्प्लॉयमेंट कर पाएंगे। एटीएम कार्ड टकराइए। आप केवल विक्टिम कार्ड थमा थमा के आज तक अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से बाहर आइए। ठीक है दानिश जी, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कानून उस पर काम करेगा और सजा देगा। अब लेकिन ये अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम, तो ये कौन से पैटर्न का वो जिक्र कर रहे हैं? वो कलीम जी पता नहीं कौन से कौन रोहित चोपड़ा के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, वो भी किसी के प्रेडिक्शन के आधार पर लिखा गया है। तो ऐसे प्रेडिक्शंस के आधार पर क्या ये तय कर दिया जाएगा कि देश में कौन सी सरकार है और किसकी सरकार है, और मुसलमानों के साथ गुनाह हो रहा है? देखिए, मैं तो मीनाक्षी जी एक बात कहूंगा कि सबसे पहले उनके जो कहने का मतलब का जो मैं अंकल निकाल पाया हूं वो ये है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, वो वॉर इसीलिए है क्योंकि कोर्ट के फैसले के पहले जब आप फैसला करना निकल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट का फैसला नहीं चाहते, आप खुद ही कोर्ट बन जाना चाहते हैं। और कोर्ट के फैसले आने के पहले ही आप बुलडोजर चला देंगे, आप सजाओं में डाल देंगे, आप एनएसए लगा देंगे। मतलब होगा ये कि अगर तौकीर रजा साहब बोलेंगे तो उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे, और अगर नरसिंह आनंद बोलेगा तो दूसरे दिन बेल मिल जाएगी। यही वॉर है। दूसरा मैं कह रहा था कि शांतनु अभी आंकड़े दे रहे थे, बहुत अच्छे इन्होंने आंकड़े दिए, और उनके अकबरुद्दीन ओवैसी को भी इस मामले में बरी कर दिया गया, जबकि आप भी जानते हैं उन्होंने गलत बोला था। उसमें मामला खत्म हो गया, उस पर बहस ना करें तो ज्यादा बेटर। कोर्ट का फैसला आ गया, अगर मानते हैं हम तो उस पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। दूसरा मैं कहूं, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा था कि कोर्ट फाइनल नहीं है। शांतनु, अभी अब दानिश कुरैशी को हम सुन लें। मैं बोल लूं शांतनु, मैं बोल लूं मैं करीम भाई से सीखा हूं तो लेकिन दानिश जी मुझे एक बात बताएं, उन्होंने तब भी यही बयान दिया था जब हिजाब रो पूरा सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिजाब को लेकर भी कोर्ट ने जो बयान दिया था वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा किया। ठीक है, जब ट्रिपल तलाक को लेकर बहस चल रही थी तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए एक पैटर्न के तहत किया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि बार बार ये पैटर्न, कभी ट्रिपल तलाक, कभी हिजाब, आज डिमोलिशन के पीछे ये इस पूरे प्रकरण के पीछे खड़े होकर फिर वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ वॉर ऑन मुस्लिम्स?
ये भी तो एक पैटर्न दिखता आपने है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने ट्रिपल तलाक पे कहा, आपने हिजाब पे कहा, आपने बाबरी मस्जिद पे कहना भूल गई। ये सारी चीजें ही डिफाइन कर रही है कि देयर इज अ स्टेट स्पॉन्सर वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम इन द नेशन, और वही कहने का उनका मकसद है। सर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात माने सर, वो मामला तो सेटल हो चुका है। उतर आएंगी। दानिश जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो वो मामला तो सेटल हो चुका है। अभी के शर्मा जी कह रहे थे, अगर आप कोर्ट की बात माने तो वो मामला तो सेटल हो चुका है। अब मैं भी तो ये कह सकती हूँ दानिश जी। मीनाक्षी जी मानिए वहां पे है। आज मैं के शर्मा जी को और बात बताऊं, सुन के शर्मा जी अभी कहते हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को आह्वान कर रहे थे। मुझे एक 10 सेकंड और दे मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल बोलें। अभी के शर्मा जी कह रहे थे इंटेलेक्चुअलों को आह्वान कर रहे थे। सबसे पहले तो के शर्मा जी आप ये बताओ, क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हिंदू मुस्लिम की एकता करने के लिए हुआ है? बताइए तो। इस देश में सांप्रदायिकता का बीज आपने बोया, इस देश में दिलों में तफरके आपने पैदा किए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के आंदोलन चला के, और वही जो है शेर के मुंह खून लग गया है। आपको यह समझ में आ गया है कि बस जुल्म करो इन लोगों पे और सत्ता हासिल कर लो, और सत्ता हासिल करने के बाद बिल्कुल सूफी बातें करो कि सबका साथ सबका विकास। अरे कहां है सबका विकास? अभी शांतनु कह रहे थे कि 18% आबादी, मैं डिनाई करता हूं इस नंबर से, लेकिन फिर भी 18% आबादी में 28% लोगों को टॉयलेट दिया। इसका मतलब यह है कि सच्चर कमेटी के जो आंकड़े हैं, आप सोचिए कि इतने सारे लोगों के पास यूज करने के लिए टॉयलेट भी नहीं है। ये हालात बना दिए भारत की सरकार ने। और आप बोलिए ना, तो 70 साल की सरकारों को बोलिए आप। बिल्कुल, आपने 70 साल की सरकारों ने क्या किया जिनको आपने समर्थन दिया? दानिश की बात आने दें। हाँ। बोलिए आप। सुनिए, सरकारों के वेलफेयर की स्कीम पे भारतीय जनता पार्टी और ये जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहता है ना कि सरकार ने ये दिया, सुनिए मेरी बात, सरकार नागरिकों के लिए है, सरकार हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा तो उनका मेरिट्स है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। के शर्मा जी, दानिश जी का कहना सीधा ये था कि ये एक पैटर्न क्यों नजर आता है, क्योंकि राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो एक रणनीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करती है, और अपराधियों पर कार्रवाई करे तो ठीक, लेकिन वो मुसलमानों को टारगेट करती है। नहीं, यदि मुसलमान अपराध करेंगे तो क्यों नहीं उन पर टारगेट होगा? किस बात के लिए वो बच जाएंगे? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ना कोर्ट के आदेश से पहले जज बन जाते हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूं, इसके बाद जो हिंदुत्ववादी जो देखिए, मैंने भैया ये बीच वाला मीनाक्षी जी बंद कराइए, कलीम जी बंद कराइए, बदतमीजी हो वो बोले, अच्छा लगता है। मैं तीसरी चौथी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ के शर्मा जी। नहीं, उनको आपको हटाना ही पड़ेगा, इससे तभी होगा। चलिए, खैर कोई बात। देखिए, मैंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों का आह्वान किया था, दानिश कुरैशी जैसे कट्टरपंथी सोच के लोगों के लिए आह्वान नहीं किया है। और इनका बहुरूपियापन तो अभी ही दिख गया कि जब अकबरुद्दीन की बात आई तो इन्हें कहा नहीं, कोर्ट ने फैसला कर दिया है, उस पर बात मत कीजिए। लेकिन वही जब दूसरी बात हिजाब के ऊपर आता है, जब श्री राम मंदिर पर आता है, तो इनकी बदल जाते हैं, तब तो सुप्रीम कोर्ट दोषी होने लगता है। तो इस समय मीनाक्षी जी, मैं आपको बताऊं, और जिस एक राइटर का भी नाम लिया, मुझे नहीं पता वो राइटर कौन है, मैं तो ऐसे थर्ड क्लास राइटर मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना, लेकिन ये मोदी विरोधी गैंग, ये एक अंतरराष्ट्रीय गैंग, एक खान मार्केट गैंग, जो इस समय पूरी तरह से लगा हुआ है कि भारत को अस्थिर कैसे किया जाए, इतना आगे भारत कैसे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और इस एक बात और भी याद दिला दूं कि अल जवाहिरी के और ओवैसी के हिजाब वाले बयान में कोई अंतर नहीं है, दोनों की मानसिकता एक ही नजर आई थी, और यह भी लगा कि ये सोची समझी ही जो है हिजाब पर जो जितना कुछ उठाया गया, ये सोच समझ कर उठाया गया। तो ये जो भारत को अस्थिर करने का जो गेम प्लान है, ये उसके अंतर्गत का, ये यानी उसी का हिस्सा है, उसी की रणनीति है। क्योंकि इसका एक पैटर्न है कि पत्थर चलाएंगे हम, गोली चलाएंगे हम, तलवार चलाएंगे हम, घरों को आग भी लगाएंगे हम, और उसके बाद जो है विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे हम। क्या नहीं, ये सब कर्म करेंगे। और इनको संविधान से अधिकार चाहिए, भारत के संविधान से इनको अधिकार चाहिए कि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी सरकार होगी हमारे लिए भी काम करेगी। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन जब उसी के संविधान के अंतर्गत कानून को मानने की बात आती है, तब इनका जो है भारत के संविधान पर विश्वास नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।